गुड इवनिंग टीम। एंटरप्राइज एआई के सीरीज में ये हमारा सेशन में आज का जो है एंटरप्राइज एआई डिजाइन पैटर्न का पार्ट 3B है। तो इसका एक पार्ट ए जो है पिछला सेशन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंटरप्राइज एआई डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजाइन पैटर्न्स एक्चुअली में एक बिजनेस सॉल्यूशंस होता है जो बार बार यूज किया जाता है। जैसे डॉट नेट के डेवलपर जानते होंगे एमवीसी पैटर्न की बात करते थे, तो एमवीसी एक पैटर्न है। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते, आप जब डिसाइड करते हैं कि आपको ये पैटर्न यूज करना है, आप उसको यूज करते हो। उसमें कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स को उस फ्लो को हमें यूज करना रहता है। तो इसी प्रकार से जो डिजाइन पैटर्न्स एआई एप्लीकेशन में भी अवेलेबल होते हैं। तो जब आप एआई में कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपको कोई पैटर्न्स यहाँ पर मिलेंगे और उस पैटर्न का हमें यूज करना होता है। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एआई आर्किटेक्ट है वो डिसाइड करते हैं कि जो एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज होने वाला है, उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट ये जो बिजनेस प्रॉब्लम्स रहता है, कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पैटर्न यूज करते हैं। तो कौन कौन से मेनली पैटर्न्स एआई एप्लीकेशन में होते हैं स्पेशली, तो यहाँ पर जैसे कि आर ए जी रैक पैटर्न हो गया, कोपायलट्स हो गया, एजेंटिक एआई हो गया, रिकमेंडेशन इंजन हो गया, सिमेंटिक सर्च हो गया, क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन है और एक्सट्रैक्शन है। तो ये पैटर्न्स हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सारा यूज करना है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन की बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से पैटर्न्स हमें लगेंगे और कहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है, ये सब जो है डिसाइड हो जाता है। तो इसको यूज करने के लिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं कि एआई आर्किटेक्ट। तो एआई आर्किटेक्ट का काम होता है कि पैटर्न को सेलेक्ट करना। जैसे मैं बताया कि हम सभी पैटर्न यूज नहीं करेंगे, बट हम कुछ पैटर्न्स यूज करेंगे। तो एआई आर्किटेक्ट वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से पैटर्न यूज होने वाले। एआई इंजीनियर का काम होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना। डाटा इंजीनियर का काम होता है डाटा पाइपलाइन तैयार करना। और एमएल ऑप्स इंजीनियर का काम होता है डिप्लॉयमेंट वगैरह को मैनेज करना। और प्रोडक्शन ओनर का काम होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझाना। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये सारा चीज पोजीशन है, रोल्स है। जो इंजीनियर्स होते हैं जो काम करते हैं एप्लीकेशन में, उनके रोल्स होते हैं। तो मैं अलग से एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ। मैंने चैट में भी, व्हाट्सअप चैट में मैंने एक पीडीएफ डाला हुआ है जिसमें एआई के लगभग बहुत सारे रूल्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। तो एक स्पेशल सेशन लेकर के सारे रूल को मैं डिफाइन करूंगा कि अगर कोई एआई फील्ड में करियर बनाना चाहता है, चाहे वो डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, डाटा इंजीनियर बनना चाहता है, एआई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, एआई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसे जानना चाहिए कि ये पोजीशन क्या होती है, इसमें किस प्रकार का काम होता है। तो ये सारा चीज के ऊपर मैं एक सेशन लेने वाला हूँ स्पेशल। नेक्स्ट इसमें आते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला पैटर्न स्टार्ट होता है आर ए जी रैप। पिछले 2-3 सेशन भी मेरे हो चुके हैं एआई के, उसमें भी ये बार बार आया है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है और इंटरव्यू में भी ये डेफिनेटली 100% पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आर ए जी रैक का फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो इसमें क्या होता है कि आपका जो है एंटरप्राइज नॉलेज को रिट्राइव करता है। तो हमारा जो जवाब कौन देता है, एलएलएम देता है। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन एलएलएम के पास वही डाटा होता है जो उसको ट्रेन किया गया। तो वो एक्यूरेट और वो जानकारी नहीं दे पाएगा जो आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है एलएलएम से, तो एग्जैक्ट बीच में एक रैग फ्रेमवर्क होता है। तो ये क्या करता है कि हमारी कंपनी की जो नॉलेज होती है, जैसे मान लो कि एचआर की पॉलिसीज हो गया, या कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, या कंपनी का कोई प्रोसीजर हो गया, तो इस प्रकार की जो डाटा हमारे पास अलग से रहता है, तो रैग क्या करता है कि पहले उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक सर्च मारता है और कुछ वहां से डाटा ले करके फिर एलएलएम को देता है। तो जो एलएलएम फिर आंसर देता है या रिस्पॉन्स देता है वो काफी एक्यूरेट होता है। तो ये होता है रैग फ्रेमवर्क। तो रैग फ्रेमवर्क करना बहुत जरूरी है अगर आप एप्लीकेशन में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन या वो जानकारी जो केवल आपकी कंपनी के पास हो सकती है, एलएलएम के पास नहीं हो सकती है, तो आपको ये रैग फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एचआर असिस्टेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैटरनिटी लीव पॉलिसी। तो मैटरनिटी लीव पॉलिसी की जो जानकारी एलएलएम के पास नहीं होगी। एलएलएम हमारा
एक चाइना में हो सकता है या फिर आपका यूएस में हो सकता है। डिपेंड करता है आप डीप सीक यूज कर रहे हो या फिर आप एजोर क्लाउड का जीपीटी मॉडल यूज कर रहे हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग दिया गया है उसमें आपकी कंपनी का कोई पॉलिसी नहीं है। तो आपकी कंपनी की पॉलिसी हम क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेस में रखते हैं और रैक फ्रेमवर्क के द्वारा उसमें से सर्च करके डाटा वो लेते हैं। और वो डाटा जो हम एलएलएम को देते हैं तो वो जो जानकारी देगा वो एक्यूरेट देगा, एकदम करेक्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं कि कोई एक डॉक्यूमेंट रीड करेगा। जैसे आपका एचआर डॉक्यूमेंट को पूरा रीड करेगा, पॉलिसीज को रीड करेगा, और ये सब चीज का कॉन्टेक्स्ट को लेकर के भी जीपीटी को भेजेगा, यानी एलएलएम को भेजेगा और एलएलएम आपको आंसर उसका रिप्लाई करेगा। तो ये रैक फ्रेमवर्क होता है। जब एक्चुअल कोडिंग में आएंगे तो आपको कोई पता चलेगा कि कैसे यूज करना है। इसका हाई लेवल आर्किटेक्चर क्या है कि सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं आपके, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको चंक बनाना पड़ता है, चंकिंग करनी पड़ती है। यानी कि एकदम छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पैकेट में बनाने पड़ते हैं। और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एम्बेडिंग में। एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग का एलएलएम मॉडल अलग होता है। उसका काम केवल होता है कि जो भी डाटा है टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है एम्बेडिंग का, और एम्बेडिंग की रेंज भी अलग अलग होती है। तो हमको कौन सा एम्बेडिंग चाहिए वो वाला एलएलएम मॉडल को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या होता है, चंकिंग में कन्वर्ट होता है। चंकिंग कन्वर्ट होता है एम्बेडिंग फॉर्मेट में, और फिर उसको वेक्टर डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो वेक्टर डाटाबेस में अगर स्टोर रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। उसके ऊपर एक सर्च चला सकते हैं, सर्च करके डाटा ले सकते हैं। और जो डाटा हमको मिलेगा वेक्टर डाटाबेस से उसको हम भेजेंगे फिर एलएलएम के पास। तो एलएलएम जो है हमको एक्यूरेट आंसर देगा। तो ये होता है रैक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है कि अगर मान लो रैक फ्रेमवर्क में अगर काम कर रहे हैं तो कौन कौन से इंजीनियर की जरूरत पड़ सकती है। डाटा इंजीनियर, एआई इंजीनियर, एलएलएम इंजीनियर, एमएल ऑप्स इंजीनियर और एआई आर्किटेक्ट। इतने रोल्स मिनिमम लग सकते हैं, और भी लग सकते हैं, बट एक कॉमन रोल्स यहाँ पर जस्ट मैं शो कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेशन मेरा आने वाला है जिसमें मैं एआई से रिलेटेड जितने भी रोल्स है, पोजीशंस है, वो मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। को पायलट पैटर्न्स। ठीक है, को पायलट क्या है, एक्चुअली में एक असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, और रिसोर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ये एक हेल्प कर रहा है ना, तो असिस्टेंट होता है। तो को पायलट पैटर्न मतलब जहाँ पर हमको कोई असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका चैटबॉट हो गया, तो वो भी एक प्रकार का क्या करेगा, असिस्टेंट का ही काम करेगा। तो जैसे फेमस को पायलट क्या क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, आपका गिटहब का को पायलट है, सेल्स को पायलट है, सपोर्ट को पायलट है, और फिनांस को पायलट है। तो ये जो है अपने अपने फील्ड में बहुत सारे, इसके अलावा भी और भी को पायलट मार्केट में अवेलेबल है जो हम यूज करते हैं। जैसे गिटहब को पायलट, ये तो डेवलपर लोग यूज कर ही रहे, जो कोड का सजेशन देता है, कोड को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता है। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशन है उसके बीच में आपका डाटा को, इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। सेल्स को पायलट जो सेल्स के प्रपोजल वगैरह क्रिएट करने का काम करता है, प्रपोजल को सेंड भी कर देता है। सपोर्ट को पायलट का काम क्या होता है कि जैसे सपोर्ट टीम होती है जो टिकट वगैरह जनरेट करती है, जो इंसिडेंट आता है ना, आपका एप्लीकेशन जैसे प्रोडक्शन लाइव हो गया और उसमें कोई कंप्लेन आता है किसी कस्टमर का कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को ये एरर मैसेज आ रहा है लॉगिन करने से, तो इसका टिकट जनरेट होता है। तो ये जो टिकट ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जनरेट होते हैं, तो बट उसको डिसाइड करना होता है कि अंदर तो टीम बहुत सारी है, फ्रंट एंड टीम अलग है, बैक एंड टीम अलग है, एपीआई टीम अलग है, डेवऑप्स टीम अलग है। तो बट वो टिकट किसको असाइन करना है। तो सपोर्ट को पायलट जो रहता है ना, ये हेल्प करता है, वो एनालाइज करके तुरंत बताता है कि ये टिकट जो है आप एजोर आर्किटेक्ट को दे दो, ये टिकट है आपको फ्रंट एंड डेवलपर को देना है। तो अंदर फिर जा करके उसका सोल्यूशन निकलता है। तो ये छोटा सा मैं समझाने की कोशिश किया कि एग्जैक्ट ये को पायलट कैसे हेल्प करता है। तो फिनांस का अगर को पायलट है तो डेफिनेटली आपका कोई ट्रांजेक्शन वगैरह है उसकी कोई जानकारी पूछना है, या कोई ट्रांजेक्शन करवाना है, आप बोल दिए कि भाई फलाने व्यक्ति को या उसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन वगैरह सब ओपन करनी रहती है। लेकिन ये को पायलट जो है आपकी एक सहायता करने के लिए बना हुआ रहता है, किसी भी एप्लीकेशन में इसको ऐड करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ रियल यूज केस भी दिया हुआ है, जैसे जनरेट प्रपोजल, ये सेल्स टीम जो रहती है, ये सेल्स को पायलट का एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई प्रपोजल को जनरेट करना है तो वो बहुत ही एक्यूरेट प्रोफेशनल तरीके से आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी, फॉर्मेट बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा।
तो ये वो आपको बना के देगा, तो ये क्रिएट भी करेगा। अगर आप बोलोगे तो आपको ड्राफ्ट मेल भी बना के दे देगा, और सजेस्ट भी कर देगा प्राइसिंग वगैरह। तो ये सब फायदा हो जाता है, काफी आपको हेल्प करता है, आपका काम जो रहता है बढ़ जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बोला जाए कि आपका लोड कम हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कोपायलट का यूज किया जाता है। इसमें जैसे अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे कोपायलट का, तो एक तो प्रोडक्ट ओनर होगा जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझाएगा कि भाई उसे कोपायलट क्यों चाहिए, उसका गोल क्या है ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या, बीआरडी बोलते हैं। उसके बाद आपका एआई इंजीनियर होता है जो ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा, यूएक्स टीम होती है जो उसका फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, कैसा होना चाहिए फ्रंट एंड, यूजर को कितनी आसानी से इंफॉर्मेशन वगैरह देना लेना बड़ा इजी हो सकता है, ट्रांजेक्शन इजी हो सकता है। आर्किटेक्ट जो है ये पूरा डिजाइन को डिफाइन करेगा, एलएलएम वगैरह डिफाइन करेगा। तो ये को पायलट पैटर्न्स एक यहाँ पर मैंने डिफाइन किया क्या होता है। इसी प्रकार से एजेंटिक एआई, ऑलरेडी मैंने एजेंटिक एआई का सेशन ले लिया है, लेकिन यहाँ मैं छोटा एक बता देता हूँ कि एजेंटिक एआई, और इसके जस्ट पहले मैं को पायलट बताया, राइट, ठीक है। तो एजेंटिक एआई क्या चीज होता है कि ये एग्जैक्ट कोई प्लान करने में कैपेबल होता है, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना है, प्लान करने में कैपेबल होता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर देता है, यानी कि एक्शन करता है। तो एजेंटिक एआई जो होता है वो खुद से प्लान कर लेता है, खुद से एक्शन लेता है, तो उसको हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। को पायलट ऐसा नहीं है। को पायलट क्या होता है कि हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, हम उससे कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो वही काम करेगा, या उतना ही करके दे देगा, लेकिन वो टोटल हमारे ऊपर हर बार डिपेंड रहेगा। लेकिन एजेंटिक एआई होता है, इसका एक गोल सेट कर दिया जाता है, गोल सेट करने के बाद वो प्लान खुद बनाता है, खुद एग्जीक्यूट करता है कब करना है, कब नहीं करना है, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पॉन्स आएगा उसको किसको देना है, ये सारा चीज वो स्वयं यानी कि ऑटोमेटिक करता है। तो ये होता है एजेंटिक एआई। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या बताया कि को पायलट एक असिस्टेंट का काम करता है, लेकिन एजेंट जो होता है वो एक्ट यानी कि एक्शन करता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ट्रेवल एजेंट्स हमारा एक एजेंटिक एआई है, ठीक है। जैसे एक्चुअल में ट्रेवल एजेंट होते हैं, ऐसे समझ जाओ कि आपका एप्लीकेशन है एजेंटिक एआई का, ट्रेवल एजेंट नाम का है, और आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि बुक डेली ट्रिप। तो बुक डेली ट्रिप जैसे आपने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, तो उसके काम देखो क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो फ्लाइट सर्च करेगा कि डेली जाने वाली कितनी फ्लाइट है, आपकी लोकेशन से, करंट लोकेशन से। फिर वहां पर होटल वगैरह भी सर्च कर लेगा, फिर वहां प्राइस वगैरह भी देख लेगा उन सबका, और कंपैरिजन भी कर लेगा। फ्लाइट की प्राइसिंग का भी कंपैरिजन कर लेगा, होटल के प्राइसिंग का भी कंपैरिजन कर देगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्रिएट इटनरी, फिर आपका ये जो है एक्चुअल में क्रिएट करेगा, और रिक्वेस्ट अप्रूवल, अगर आप उसको अप्रूवल दे देते तो आपको बुक भी कर देगा। लेकिन इसके जो एजेंटिक एआई है ये कोई एक एजेंट नहीं होता, मल्टीपल एजेंट भी होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे सर्च फ्लाइट है, ये कोई एक अलग एजेंट हो सकता है, सर्च होटल एक दूसरा एजेंट हो सकता है। एक ही एजेंट सारा काम करेगा ऐसा नहीं, मल्टीपल एजेंट होते हैं, और वो एजेंट आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उनके काम गोल जो रहते हैं वो डिसाइड रहते हैं ऑलरेडी। तो ये एजेंटिक एआई फ्लो हो गया जो ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है, पहला गोल, आपको जो है गोल सेट करना होता है कि आपका जो एजेंट है क्या उसका गोल क्या है। एंड देन उसके बाद प्लानर, यानी कि वो प्लान खुद बना सकता है, रीजनिंग कर सकता है, और उसके बाद टूल का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो टूल का मतलब है कि जैसे कोई सर्च टूल हो गया, या कोई ऐसा टूल हो गया जो डाटाबेस से डाटा रिट्राइव कर रहा है, एपीआई टूल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये इसका भी इस्तेमाल खुद से कर सकता है, जब जरूरत है तो इस्तेमाल कर सकता है, और लास्ट में अप्रूवल लेता है। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें जरूरी है ना, तो वो एक अप्रूवल आपका होगा तो देन उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा। फिर इसमें रोल आप देखोगे, अगर इस प्रकार का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो एआई इंजीनियर तो डेफिनेटली चाहिए, और जो इम्प्लीमेंट करता है बैकएंड टीम चाहिए, क्योंकि इसमें एपीआई बनानी पड़ती है, सर्च एपीआई हो सकती है, कोई क्रिएट करने की एपीआई हो सकती है, बहुत सारी एपीआई है, तो बैकएंड टीम तो लगेगी। आर्किटेक्ट लगेगा जो वो सब डिसाइड करेगा कि क्या क्या टेक्निकल स्टैक्स होंगे, कैसे फ्लो होगा, कौन सा एलएलएम इसमें यूज करना है, ये सारा चीज डिसाइड होगा। सिक्योरिटी टीम होगी जो रिस्क कंट्रोल करेगी, सिक्योर करेगी इस सिस्टम को, ताकि बाहर से कोई इसका मिस यूज ना कर सके। तो ये एजेंटिक है। रिकमेंडेशन इंजन, तो रिकमेंडेशन इंजन भी मैंने कई बार बताया हुआ है कि ये एक्चुअली क्या करता है कि प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट यूजर में नीड नेक्स्ट, यानी यूजर ने कुछ करना है, यूजर ने कुछ देखा या सुना है, तो वो एक प्रिडिक्ट करता है कि भाई आगे वो क्या चाहता है, तो स्वाभाविक है कि वही पैटर्न में आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अगर मान लो कि
अमेजन में शॉपिंग कर रहा है और वो बार बार अलग अलग प्रकार के कपड़े की शॉपिंग कर रहा है, तो जब नेक्स्ट शॉपिंग करने जाएगा तो टॉय के कपड़े का करेगा, तो फिर उसको उस प्रकार के जो ऑफर्स है कपड़े से रिलेटेड है, ड्रेस वगैरह है, ये सब चीजें सामने सामने ला के दिखाएगा। नहीं उसको रिकमेंडेड करेगा कि भाई आप ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। इस टाइप का सेम नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है और यूट्यूब है। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे अमेजन है, तो अमेजन में मशीन लर्निंग यूज होता है। तो मशीन लर्निंग मैंने क्या बताया था, एक जो एआई का बेसिक सेशन लिया था, तो मशीन लर्निंग मैंने ये बताया था कि जो डाटा से लर्न करता है, डाटा हिस्ट्री डाटा से लर्न करता है और पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। तो अमेजन क्या करता है कि आपने जो जितने बार शॉपिंग की है पिछले एक महीने में, एक हफ्ते में या एक साल में, और उस पैटर्न से आपको रिकमेंडेड करने लगेगा, आपके सामने वो चीजें लेके आएगा। नेटफ्लिक्स जो है डीप लर्निंग है। तो नेटफ्लिक्स भी क्या करता है कि आप जिस प्रकार की मूवीज देख रहे हैं, आपका सेंटीमेंट कैसा है, वो सब चीज को चेक करके आपको वो प्रपोज करता है, आपके सामने रिकमेंडेशन लाता है। स्पॉटिफाई जो रहता है ये भी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग करता है। तो ये अलग अलग और डीपली जाएंगे तो एक अलग अलग सर्विसेज होती है, उसका यूज किया जाता है। जैसे कि बिहेवियर एनालिटिक्स, तो बिहेवियर एनालिटिक्स जो है इसको, सेंटिमेंटल एनालिटिक्स, ये सब चीजें हमारे पास एलएलएम बने हुए हैं। और इसकी सर्विसेज भी, अगर आप कम्युनिटी सर्विस यूज करेंगे Azure की, तो आपको इनकी सर्विसेज मिल जाती है, जिसको आप इंटीग्रेट करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर एक एंटरप्राइज एग्जांपल दिया है कि बैंक में कस्टमर प्रोफाइल अगर कोई चेक कर रहा है, तो पहले तो बिहेवियर एनालिसिस होगा। बिहेवियर एनालिसिस में क्या होगा कि उसने कितने बार लोन लिया, लोन लिया तो टाइम पे वो पटाता है कि नहीं पटाता है, ओवर ड्यू तो नहीं हो रहा है, एनपीए वगैरह तो कभी नहीं हो गया फ्यूचर में, मतलब पास्ट में। तो इस प्रकार की चीजें जो रहती है वो बहुत तेजी से एनालिसिस कर देता है। देन उसके बाद लोन का रिकमेंडेशन करता है कि भाई इसको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाए तो फिर उसको ऑफर करता है। तो एक तो ये हो गया कि कोई कस्टमर लोन मांगने जा रहा है, बट लेकिन आपका एआई सिस्टम ऐसा है कि उसके जितने भी कस्टमर के प्रोफाइल उसको मिल जाते, तो वो देखता है कि इसमें कौन है जिसको रिकमेंडेड किया जा सकता है लोन। और उनको जब कलेक्ट कर लेता है उनका डाटा, उनके फोन नंबर या ईमेल एड्रेस, तो वो जब एक बार कलेक्ट हो जाता है, देन दूसरा एजेंट क्या करता है, उनको मेल डालना चालू करता है, ऑफर्स वगैरह भेजना चालू करता है व्हाट्सएप में, एसएमएस में। तो ये आना चालू हो जाता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केटिंग या कॉल सेंटर वाले ज्यादा खुद से काम कर रहे थे, बट लेकिन अभी ज्यादातर काम जो है एआई एजेंट के द्वारा होता है। तो रिकमेंडेशन इंजन जो है, ये एक पैटर्न है जिसमें अगर आप इसको यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर इस प्रकार के पैटर्न्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें आपको डाटा साइंटिस्ट लगता है, क्योंकि आप डाटा में खेलना रहता है, तो डाटा को ट्यून करना, क्लीन करना, वैलिडेट करना, ये सारा काम डाटा साइंटिस्ट का हो जाता है। एमएल इंजीनियर जो एक्चुअली में मॉडल वगैरह को ये इम्प्लीमेंट वगैरह करेगा, उसकी ट्रेनिंग वगैरह, डाटा सेट वगैरह सेट करेगा। डाटा इंजीनियर डाटा पाइपलाइन वगैरह मेंटेन करेगा। एमएल ऑप्स इंजीनियर पूरा मॉडल वगैरह को डिप्लॉयमेंट और उसकी लाइफ साइकिल को मेंटेन करेगा। तो ये रोल्स भी इसमें जरूरी हो जाते हैं। रिकमेंडेशन इंजन पैटर्न्स वगैरह हम काम कर रहे हैं। फिर एक आता है आपका सिमेंटिक सर्च पैटर्न। तो सिमेंटिक सर्च क्या होता है, सर्च बेस्ड ऑन मीनिंग इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट कीवर्ड। तो सिमेंटिक सर्च इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्ट वर्ड की सर्चिंग किस में होती है, आपकी सिक्वल में होती है। अगर मान लो आपने एमएस सिक्वल डाटाबेस में काम किया है, पोस्टग्रे में काम किया, तो जब आप सेलेक्ट क्यूरी लगाते हो, तो सेलेक्ट क्यूरी में जब आप चेक करते हो, तो एग्जैक्ट वर्ड को चेक करते हो। हाँ, वर्ड में आप लोअर केस अपर केस लगा करके उसको मैच करने का ट्राई करते हो, और बहुत ज्यादा हुआ तो लाइक कमांड एक उसमें होता है, तो लाइक कमांड लगा देते हो ना, परसेंटेज का सिंबल लगा करके, ताकि उससे मिलता जुलता भी जो है वो सर्च करके ले आए। बट लेकिन कुल मिलाकर के ये करेक्टर्स और वर्ड्स को ही सर्च कर रहा है। लेकिन सिमेंटिक सर्च में क्या होता है कि वो मीनिंग के बेस में सर्च करता है। जैसे मान लो कार हो गया, व्हीकल हो गया और ऑटोमोबाइल है, तो इन तीनों को एक ही मानता है। जब आप सिमेंटिक सर्च में जाते हो, तो अगर वहां पर कोई ऑटोमोबाइल का डाटा है और आप उसको बोल रहे हो कि भाई मुझे व्हीकल का डाटा ला के दो, तो वो ऑटोमोबाइल का डाटा ला के देगा। तो ये सिमेंटिक सर्च इसलिए पॉपुलर हुआ, और एआई के लिए सिमेंटिक सर्च यूज होता है इसीलिए, क्योंकि ये मीनिंग बेस पे डाटा कलेक्ट करके लेके आता है। बहुत बड़ा डाटा, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रहता है, उसमें तो उस डाटा को ले आता है जो रिलेटिव रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा, कि अगर मान लो पासवर्ड रिकवरी आपने पूछा है, तो पासवर्ड रिकवरी आपने पूछा, लेकिन जब सिमेंटिक सर्च चलेगा, तो वो पासवर्ड रिकवरी से मिलता जुलता ही या सेम जो मैच कर रहा है वही डाटा लाएगा, ऐसा नहीं। अकाउंट रीसेट गाइड है ना, आपको उठा के दे देगा, उसका लिंक दे देगा।
देखो यहाँ पर पासवर्ड और रिकवरी दोनों वर्ड अलग है, और अकाउंट रीसेट गाइड में इन दोनों में तो कोई वर्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझ जाएगा। पासवर्ड रिकवरी आप दोगे तो वो इस डॉक्यूमेंट को लाके आपको दे देगा। तो इसलिए जो है सिमेंटिक सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआई के प्रोडक्ट में आपको सिमेंटिक सर्च ही करना पड़ता है। इसके आर्किटेक्ट में आप देखोगे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का कन्वर्जन होता है एम्बेडिंग में, और स्टोर होता है वेक्टर डाटाबेस में, और सिमेंटिक सर्च हमेशा वेक्टर डाटाबेस में किया जाता है। हमेशा नहीं। इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि और भी चीजें होती है। जैसे मैं जब पहली बार एप्लीकेशन बना रहा था, तो मैं वेक्टर डाटाबेस के बदले ओपन एआई सर्च मैंने यूज किया था एजोर में। और ओपन एआई सर्च बहुत ही कॉस्टली लगा मुझे। मतलब फिर भी मैं मिनिमम भी यूज करने का ट्राई किया, तो मुझे 10,000 पर मंथ का बिल बता रहा था। तो मैं बोला 10,000 पर मंथ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, पोस्टग्रे सिक्वल में वेक्टर डाटाबेस बनाए, एम्बेडिंग फील्ड बनाए, और एम्बेडिंग मॉडल का इस्तेमाल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट को उसमें चंक करके डाल दिया। और उसके बाद मैंने सिमेंटिक सर्च यूज किया। तो मेरा 10,000 पर मंथ तो खत्म ही हो गया, वो लगा ही नहीं। हाँ, एक बार मैं एम्बेडिंग मॉडल यूज करके इसमें डाटा डाल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा खर्चा है, बहुत ही नहीं के बराबर। अब मैं कितना भी इसको सर्च करूंगा, तो ये सर्च का पैसा तो मुझे नहीं लगेगा। हाँ, सिमेंटिक सर्च करने के बाद मैं एलएलएम को जब कॉल करूंगा, तो एलएलएम का जो टोकन का चार्जेस वो लगेगा। तो ये मैंने एक लो कॉस्ट करने के लिए मैंने ये चीज उठाया। और ये करने के पीछे भी एक रीजन है कि मेरे कंपनी में इतना बड़ा डाटा नहीं था कि मुझे ओपन एआई की जरूरत है। ओपन एआई अगर मान लो कि कई अरब क्वांटिटी में अगर मान लो डाटा है, या बोला जाए बहुत बड़े मात्रा में, आपको ओपन एआई यूज करना पड़ेगा ताकि आपको मिली सेकंड में रिस्पॉन्स मिले। बट वो अरबों की जगह अगर मेरा थाउजेंड्स में डाटा है ना, तो 1,000 1,000 2,000, तो मैं काय के लिए इतना महंगा सर्विस लूँ। तो कितनी स्पीड की जरूरत नहीं, डाटा भी कम है, तो मैंने ये यूज किया था। ये थोड़ा थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते जा रहा हूँ। सिमेंटिक सर्च में अगर मान लो कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो जनरली उसमें डाटा इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, वेक्टर डीबी की जरूरत पड़ती है, एआई इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, एंड आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एग्जैक्ट जब हम किसी बड़े एप्लीकेशन में काम करते हैं, ग्लोबल एप्लीकेशन में, या किसी एमएनसी के लिए जब काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने अपनी फील्ड में बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं। इनका जो काम रहता है प्रोफेशनल रहता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी का रहता है। लेकिन नॉर्मल छोटी कंपनी में तो एक अकेला व्यक्ति करता है। जैसे मैंने अकेले पूरा डिजाइन करके पूरा सब कुछ किया था। इम्प्लीमेंटेशन टीम थी मेरी, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बट थिंकिंग डिजाइनिंग, कौन सा डाटाबेस लेना है, वेक्टर का क्या करना है, सब मेरा डिसीजन है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन। तो ये सब हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं ना, एआई में जब कोई एप्लीकेशन बना रहे, तो ये बहुत सारे पैटर्न्स है, डिजाइन पैटर्न्स है। तो हमें अगर जरूरत है, खास करके इसका जो डिसीजन है वो आर्किटेक्ट लेते हैं। तो आर्किटेक्ट डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किस पैटर्न का इस्तेमाल करना है, एआई इंजीनियर उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है? ऑटोमेटिकली कैटेगराइजेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक के बाद एक आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, बट लेकिन वो कैटेगराइज कर देता है कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन किस कैटेगरी में डालना है। तो हमारे पास अगर अलग अलग कैटेगरी होती है, और अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो डिसाइड करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये किस कैटेगरी में फिट होगी। तो इसके लिए कुछ रूल बेस्ड वगैरह सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मैसेज आया, माय पेमेंट फेल्ड। तो माय पेमेंट फेल्ड, ये हो सकता है एक टिकट जनरेट किया किसी ने, या कोई रिक्वेस्ट डाला किसी ने। तो इसकी कैटेगरी उसने डिसाइड कर दिया बिलिंग इशू। तो ये वर्ड से कोई मतलब नहीं है, कि वर्ड्स में कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही, कैसे डिसाइड करेगा। बट लेकिन इसमें रूल्स लगाए जाते हैं, और रूल्स के हिसाब से ये डिसाइड कर ले करता है कि माई पेमेंट फेल्ड मतलब कोई बिलिंग इशू है, तो इसको इसके अंदर डालेगा, इस कैटेगरी में। तो इस प्रकार का ये क्लासिफिकेशन वाला, जैसे कि यहाँ और एक एग्जांपल दिया है, स्पैम डिटेक्शन। जैसे तुम्हारा जीमेल का ईमेल अकाउंट है, उसमें जगह जगह से मेल आते रहते हैं, लेकिन आपका देखोगे ना, उसमें लेफ्ट साइड में जब ओपन करोगे, इनबॉक्स आउटबॉक्स, वहां पर स्पैम करके भी फोल्डर होता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेल स्पैम है? तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाने होते हैं। अगर वो रूल्स हमने लगा दिए, तो जब भी कोई मेल आएगा, इनकमिंग होगा किसी मेल का, तो वह रूल्स अप्लाई होंगे। और रूल से अगर वो क्लासिफाइड हो जाता है कि ये स्पैम है, तो वो मेल को इनबॉक्स में न डाल करके स्पैम के फोल्डर में डायरेक्ट शिफ्ट कर देगा।
तो ये जो डिटेक्शन हुआ आपका स्पैम डिटेक्शन, ये क्लासिफिकेशन के कारण हो पा रहा है। तो जब जैसे कि आपने जीमेल अगर एआई का इस्तेमाल कर रहा है स्पैम को फाइंड करने के लिए, तो पीछे एआई काम कर रहा है। और एआई का क्लासिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, डिजाइन पैटर्न है, ये वर्क कर रहा है, तब जाके आपका स्पैम ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रहा है। सेंटिमेंटल एनालिसिस जो होता है, इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। सेंटिमेंटल जैसे कि लाइक और अनलाइक। अब यहाँ पर दो ही कैटेगरी हुआ, लाइक और अनलाइक, राइट। लेकिन लाइक और अनलाइक में जो कमेंट डाले जाते हैं, टेक्स्ट डाले जाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो टेक्स्ट को पढ़ता है, फीडबैक को पढ़ता है, और फिर उससे डिसाइड कर लेता है कि इसको लाइक वाले में डालना है या अनलाइक वाले में डालना है। जैसे मान लो किसी ने कमेंट बहुत अच्छा डाला, तारीफ किया, तो लाइक वाले में डाल देगा। या फिर कोई कमेंट्स वगैरह में कोई इशू बता दिया उसने, अनलाइक वाले में डाल देगा। तो इस प्रकार के ये सब काम करते हैं। तो ये पैटर्न्स आपको डिसाइड करने, जैसे टिकट राउटिंग। टिकट राउटिंग मतलब ये कौन सी टिकट है? ट्रेन की टिकट नहीं है, सपोर्ट टिकट। जब एप्लीकेशन में सपोर्ट टीम बैठी होती है और बाहर से कस्टमर का कोई कॉल आता है कि एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करता है कि उसको टिकट जनरेट करे। सपोर्ट टीम का काम क्या है? लोगों की बातों को सुनना ध्यान से, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना, समझना कहाँ दिक्कत आ रही, क्यों आ रही, कितने बजे आई, एक बार आएगी बार बार आ रही, जो भी है, और टिकट जनरेट करता है, उसको पूरा सुन के स्क्रीनशॉट भी मांग लेता है कई बार। और फिर वो टिकट को भेजता है सही टीम के पास, जो उसको रिजॉल्व करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है, तो वो टिकट बस जनरेट कर देगा, लेकिन टिकट अपने आप राउटिंग हो जाएगी, उस टीम के पास चले जाएगी जो उससे रिलेटेड है, ऑटोमेटिकली। ये क्लासिफिकेशन का काम होता है। और इस पैटर्न को अगर इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं, तो हमारे पास मिनिमम डाटा साइंटिस्ट होना चाहिए, एमएल इंजीनियर होना चाहिए, और एमएल ऑप्स इंजीनियर होना चाहिए। फिर आता है हमारा समराइजेशन। तो कन्वर्ट लॉन्ग कंटेंट इनटू कंसाइज इंफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। टाइम बहुत कम रहता है, बिजी बहुत ज्यादा रहते हैं। कि अब मान लो जैसे कि आज ही था 13 पेज का एक प्रपोजल आया था। अब 13 पेज के प्रपोजल को मैं बड़े ध्यान से एक एक लाइन पढ़ता, हालांकि पढ़ूंगा बाद में, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे अंडरस्टैंड करना था कि प्रपोजल क्या है, एक ओवरव्यू करना था। तो मैंने क्या किया, उसको समराइजेशन कर दिया चैट जीपीटी के द्वारा, और बड़ी आसानी से उसको एक पेज में करके समझ के मैं अपने काम में लग गया। ताकि जब काम करूंगा तो खैर पूरा पढ़ूंगा, लेकिन ये कितना अच्छा ये सिस्टम दिया समराइजेशन का, कि आपका जो लॉन्ग कंटेंट होता है उसको एक अ, छोटे, या फिर बोले कि संकुचित इसमें मतलब बना देता है, बहुत कम स्पेस में आपको करके दे देता है, समराइज कर देता है, ताकि आपको इतना ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, कम समय में कम कंटेंट पे भी आप पूरा समझ सको। तो ये एक पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न। तो कभी कभी आप जब एआई की एप्लीकेशन बनाओगे, तो कहीं पर आपको जरूरत पड़ेगी कि समराइजेशन की जरूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, या फिर आप कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, आपके डाटाबेस में डाटा है, 1 ईयर का डाटा है, लेकिन 1 ईयर का डाटा का रिपोर्ट निकालोगे तो 50-60 पेज का निकल जाएगा। बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एआई के इस फीचर का, इस डिजाइन पैटर्न समराइजेशन का यूज अगर आप करते हो, तो आप उस डाटा को बहुत छोटे रूप में, फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके उसको इजिली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो। तो ये एक डिजाइन पैटर्न है, राइट। तो जैसे कि अच्छा, एक और इसका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा यूज आप लोग कर सकते हो। आप लोग ज्यादातर जो मीटिंग्स है टीम्स में करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स है, और टीम्स में जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है, कभी कई बार 1 घंटा, कभी 2 घंटा भी चलती है। और उसमें जो रहता है कि आप अगर उसमें स्क्रिप्टिंग, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट अगर इनेबल कर देते हो, तो जो बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, वो टाइपिंग इंग्लिश टेक्स्ट में दिखाई देता है। और वो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप इसको, आपको मेल पे भी आ जाता है। आप सेटिंग करके रखो। आजकल तो कई बार एआई टूल लगाया भी जा रहा है टीम्स के साथ। तो वो एग्जैक्ट क्या करता है कि मान लो 60 मिनट की एक मीटिंग हुई, अब मेरे को उसको समझना है कि वो मीटिंग में क्या बात हुई, क्या मेन मेन मुद्दे पे किस पॉइंट पे बात हुआ। तो मैं 60 मिनट का बैठ के थोड़ी सुनूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट कर दूंगा, समराइजेशन यूज करूंगा, और वो एक छोटा सा बना देगा जहां पर मेरे को पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि 60 मिनट में क्या बात हुई, मेन मेन पॉइंट क्या थे, क्या अप्रूव है और क्या अभी डिस्कस किया। तो ये आप लोग यूज कर सकते हो। और खास करके कई बार तो ऐसा होता है कि आप मीटिंग चालू कर ली और साथ में दूसरा काम भी कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान नहीं था मीटिंग में क्या हुआ। तो आप समराइजेशन यूज करके उसको क्विकली रीड कर सकते हो। या किसी और की मीटिंग हुई थी, आप उस मीटिंग में नहीं थे, उस दिन अब्सेंट थे, लेकिन आप वो टीम के हिस्सा हो, तो आप वो मीटिंग के कंटेंट को आप समराइज करके भी स्टडी कर सकते हो। तो टीम्स में आप लोग इसको जरूर यूज करो, आपको बहुत फायदा होगा। तो ये एक्चुअली में एक डिजाइन पैटर्न है,
जब आप एआई का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो समराइजेशन का। फिर इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या चीज़ है, कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इनटू स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डाटा। मान लो कि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और उसमें जो कंटेंट है ना रॉ है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है डाटा, लेकिन कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, लेकिन एक उसको आपको खुद भी अगर मान लो कुछ समझने का जरूरत पड़ेगा तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा या पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा बार बार, तब आप कुछ कंक्लूजन में पहुंचोगे। तो इस प्रकार की चीजें अगर रहती है जहां पर आपका डाटा जो है पूरा बिखरा हुआ है, एक उस फॉर्मेट में नहीं है जो आपको सिस्टम को चाहिए एक्सेप्ट करना है, तो उस कंडीशन में ये डिजाइन पैटर्न यूज होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया इनवाइस। अब ये इनवाइस है ना, इसमें जैसे कि मान लो वेंडर नेम है, आपका इनवाइस नंबर है और अमाउंट है और डेट है, लेकिन आपके पास एक ही इनवाइस सेम साइज की सेम फॉर्मेट की आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास 100 प्रकार की इनवाइस है। किसी इनवाइस में इनवाइस नंबर लेफ्ट साइड में, और किसी में राइट में, किसी में सेंटर में, वेंडर का नेम किसी का राइट में किसी में लेफ्ट में। कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, छोटा बड़ा साइज हो सकता है। लेकिन आप एक्सट्रैक्शन अगर यूज कर रहे हो ना, तो आप बस इनवाइस को स्कैन करो, उसका इनवाइस नंबर किसी भी कोने में लिखा रहेगा, वो समझ जाएगा कि ये इनवाइस नंबर है। और आपके एप्लीकेशन में इनवाइस नंबर का जहाँ लेबल लगा हुआ है, उसमें जो फील्ड है वहीं पर जाके वैल्यू डाल देगा। तो ये एक्सट्रैक्शन वहां पर यूज होता है जहां पर ऑटो फिल फैसिलिटी का इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, एक तो ओसीआर, जो किसी इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके निकालती है, ओसीआर ना। ये कॉग्निटिव सर्विसेज है एआई की। कंप्यूटर विजन, ये भी कॉग्निटिव सर्विसेज है। एलएलएम, जो डिसाइड करता है कि भाई तूने इमेज से ये इंफॉर्मेशन निकाली है, बट ये क्या है और कहाँ जाना चाहिए, अगर इनवाइस नंबर है तो कहाँ स्टोर होगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है, तो एनईआर मॉडल। तो ये सब टेक्नोलॉजी मिल करके आपका ये डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। आपको मिनिमम ये सर्विस लग सकती है। और इसको बनाने में आपको डाटा इंजीनियर का और एआई का रोल रहता है, एआई इंजीनियर, और डॉक्यूमेंट एआई टीम। अब डॉक्यूमेंट एआई टीम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मेटिंग, और कौन सी इंफॉर्मेशन है कहाँ पर जाएगी, या कोई लेवल हो सकता है कि चेंज हो डॉक्यूमेंट में, और एप्लीकेशन जो फील्ड है उसमें चेंज हो, लेकिन है एक ही चीज। तो ये सारा चीज जो डॉक्यूमेंट एआई टीम जो है ना वो हैंडल करती है। तो ये एक डिजाइन पैटर्न है जो आपको यूज करना होता है। तो डिजाइन पैटर्न्स अभी खत्म हुआ, मैंने बहुत सारे कुछ डिजाइन पैटर्न्स को अच्छे से समझा दिए। और डिजाइन पैटर्न आप लोग समझ गए कि एक फुल प्रूफ एक पैटर्न्स होता है जिसको आप रीयूज करते जाते हो आपके बिजनेस में, क्योंकि वो प्रूफ है, वो एक्यूरेट है। उसको मान्यता मिल गई इंटरनेशनली कि भाई आपको अगर ये यूज करना है तो आप डायरेक्ट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फंक्शनल आर्किटेक्चर। तो एआई फंक्शनल आर्किटेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, गवर्नेंस आपका बहुत पावरफुल हो जाता है, और एक्सप्लेनेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये देख लेते वर्कफ्लो, जैसे यूजर है, तो यूजर एक्चुअली में क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल क्या चीज होता है, अब ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कि कोई यूजर जैसे मान लो कोई प्रॉम्प्ट देता है, तो प्रॉम्प्ट दे दिया कि अ, क्या मुझे लोन मिल सकता है, एक बैंक के इसमें एप्लीकेशन में उसने एक प्रॉम्प्ट दिया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल क्या होता है कि वो बैंक की पॉलिसी को रिट्राइव करेगा, यूजर का रोल वगैरह देखेगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करेगा, फिर बैंक की पॉलिसी लेगा, सिविल रिपोर्ट देखेगा, उसका हिस्ट्री डाटा चेक कर लेगा। तो ये सब जो कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम करने के लिए ये जो डाटा हम लेके आ रहे थे उसको कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल बोलते हैं। तो ये पहले ज्यादा जरूरी होता है। देन उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन। प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब कॉन्टेक्स्ट डाटा आपको मिल चुका है ना, तो आप जो प्रॉम्प्ट का ऑगमेंटेशन करोगे। एक प्रॉम्प्ट है जो यूजर ने टाइप किया था, लेकिन हम बना रहे वो वाला प्रॉम्प्ट जो एग्जैक्ट एलएलएम के पास जाने वाला है। तो एलएलएम के पास जब प्रॉम्प्ट जाने वाला है तो हम उस प्रॉम्प्ट में बताएंगे कि भाई आप कौन हो, आपको क्या काम करना है, ये जो कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ
इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। और अगर आपके पास फिर भी कोई अगर डिसीजन नहीं मिलता है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आप ये रिप्लाई दे देना कि भाई मेरे पास जो है इसका जवाब नहीं है। तो इस प्रकार के रूल्स वगैरह, बिजनेस रूल सेट करने पड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट वगैरह को सेट करने रहते हैं। ये प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन में आपका वो प्रॉम्प्ट तैयार होता है जिसको डायरेक्ट एलएलएम को भेजा जाता है। एलएलएम को कैसे भेजते हैं? एपीआई कॉल करके। तो हर एलएलएम जब एक्सपोज होता है ना, उसकी एक एपीआई होती है। वो एपीआई में ये पोस्ट हो जाता है ज्यादा। तो फिर एलएलएम फिर काम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक नया वर्ड तुम लोग को मिला हुआ, टूल कॉलिंग। ये टूल कॉलिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसा समझाता हूँ मैं कि जैसे एलएलएम है, तो एलएलएम एग्जैक्ट करता क्या है? एलएलएम को अगर कोई रिक्वेस्ट आता है कि रिस्पॉन्स देता है। रिक्वेस्ट अगर टेक्स्ट में आ रहा है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट में दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अंदर पे जो भी काम हो रहा है वो एम्बेडिंग में हो रहा है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि एआई ओनली न्यूमेरिक को समझता है, एम्बेडिंग को समझता है। ये मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ, उसको याद रखो। बट अगर हम अंदर नहीं जाते, बाहर लेवल से देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं उसको, टेक्स्ट दे रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन वो काम कैसे कराएगा? अगर मान लो कोई ऐसा एलएलएम है जो काम भी करके देता है, जैसे एग्जांपल के लिए कोपायलट। कोपायलट आप लोग यूज कर रहे हो, ओपन कोड यूज कर रहे हो। क्यों यूज कर रहे हो? आपका कोई बग आ गया, उसको फिक्स करना है, या आपको कोड जनरेट करना है ना, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें कोई कोड वगैरह जनरेट करना है। तो आपको जब कोड जनरेट करना है या कुछ भी काम करना है, और आप जब उसको प्रॉम्प्ट दे के एंटर करते हैं, तो देखते हो वो बहुत सारा काम करता है, पूरे प्रोजेक्ट की फाइल को रीड करता है। फिर वो डाटाबेस को भी कनेक्ट करके वहां पर भी जाके चेंजेस कर देगा। या एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हैं, तो फिर तो और भी ज्यादा काम करेगा। तो एक्चुअली में ये कर कैसे रहा है? एलएलएम कहाँ है? आपका डिप्लॉय है, मान लो एजूर में डिप्लॉय है एलएलएम, और आप एपीआई के द्वारा केवल उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हो और रिक्वेस्ट भेज रहे हो, और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन वो आपके मशीन में काम कैसे कर रहा है? वो काम नहीं कर रहा है। उसको बोलते हैं टूल कॉलिंग। तो टूल कॉलिंग में क्या होता है कि हमारे मशीन में कोई टूल्स है, जैसे कि डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए टूल्स होगा ना। आपका एमसीपी सर्वर अगर है, तो मतलब वो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। लास्ट सेशन बताया था ना, डेवऑप्स से कनेक्ट हो जाएगा, आपका गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा, डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट में रीड करेगा, पूरा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को रीड करेगा। तो ये सब टूल कॉलिंग के, ये सारा चीज आपको प्रोवाइड करता है। जो आपका कोपायलट चैट हो गया, या ओपन कोड हो गया, या फिर आपके और भी हो गए बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो उसमें टूल कॉलिंग होता है, और ये हेल्प करता है एलएलएम को। तो एलएलएम जो होता है, टूल कॉलिंग के माध्यम से आपके मशीन में काम करके आपको देता है, कोड जनरेट करके देता है, फिक्स करके देता है, इशू वगैरह। तो टूल कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और मैं समझाऊंगा इसको। तो अभी बस ये समझ लो कि एलएलएम का हैंड्स है। टूल कॉलिंग के बिना एलएलएम कोई वर्क नहीं कर सकता है। अगर टूल कॉलिंग नहीं है, तो एलएलएम केवल रिस्पॉन्स दे देगा, आप उसको पढ़ लो। लेकिन अगर टूल कॉलिंग है, तो एलएलएम काम करेगा आपके मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये टूल कॉलिंग हमेशा याद रखना कि बहुत जरूरी है। फिर ह्यूमन अप्रूवल। ह्यूमन अप्रूवल का मतलब ये है कि जैसे आप को पायलट में काम कर रहे हो, तो को पायलट में जब प्रॉम्प्ट देते हो कि भाई मेरे एक बग आया, इसको फिक्स करो, तो अब वो चेक करता है, और वो चेक करने के बाद, इशू को फाइंड करने के बाद क्या करता है, उसको फिक्स करता है। लेकिन फिक्स करने के बाद वहां पर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप इसको एक बार रिव्यू कर लो, और एक्सेप्ट का बटन रहता है, इग्नोर का बटन रहता है। अगर आपको लगता है कि इसने कोड सही चेंज किया है, तो आप एक्सेप्ट का बटन दबाओ, तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इग्नोर का बटन दबाओगे तो वो हट जाएगा तुरंत, वापस पहली जैसी फाइल हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन अप्रूवल जो है, वो देर है। तो कई ऐसे एआई के एप्लीकेशन, और आपको भी याद रखना है कि खास करके कुछ फील्ड होती है, जैसे कि फिनांस हो गई, एचआर हो गई, सिक्योरिटी हो गई, या और भी प्रकार की बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पर ह्यूमन अप्रूवल बहुत जरूरी है। आप एआई से डायरेक्ट एक्शन करा के पूरा 100% काम नहीं करा सकते, कहीं ना कहीं आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये ह्यूमन अप्रूवल होता है, देन उसके बाद रिस्पॉन्स। तो ये एक्चुअली में एक वर्क फ्लो, एंटरप्राइज एआई का वर्क फ्लो मैंने बताया कि वर्क फ्लो आप किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो, अगर एक बड़ा एप्लीकेशन आप बना रहे हो। और ये क्यों इम्पोर्टेंस है, ये मैंने बताया कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो इस वर्क फ्लो का, तो आपको ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फिर एक चीज आता है कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट रिट्रीवल, इसके पहले हमने देखा क्या? नहीं, अभी यहाँ पर एक इसका पहला ही ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। तो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल में क्या काम कर रहा है ये, कि बिजनेस इंफॉर्मेशन को पहले फैच कर रहा है। क्योंकि आपको एआई मॉडल यानी कि एलएलएम को जब कोई चीज भेजना है,
तो आप केवल वो क्वेश्चन या वो प्रॉम्प्ट जो यूजर ने डाला है उसको आप दोगे तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल में आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। वो इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको वो डाटा डाटाबेस से भी लाना पड़ सकता है, वेक्टर डीबी से लाना पड़ सकता है, कोई एपीआई कॉल करके भी डाटा लाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब डाटा कलेक्ट होगा तो उसको छांटना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि जितना डाटा कलेक्ट कर दिए तो एलएलएम को पूरा भेज दिए। नहीं, हम उसमें से फिर चूज करते कि मिनिमम कितना डाटा हम उसमें से ले जिससे हमारा एलएलएम का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए। और वो हम भी कलेक्ट करने के बाद, यानी इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल, कि आप फिर कॉन्टेक्स्ट को पहले बनाते हो। ठीक है, तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनाओगे, डायरेक्ट दे दोगे, तो एलएलएम आपको रिप्लाई क्या देगा? जो उसका ट्रेनिंग डाटा है, जो उसको ट्रेन किया गया उसके हिसाब से रिजल्ट दे देगा। वो रिजल्ट चाहे 100% गलत हो या 50% गलत हो, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एलएलएम के पास जो डाटा है, ट्रेनिंग डाटा, उसी का जवाब देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एलएलएम एक्यूरेट जवाब दे, तो आपको कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल लगाना ही पड़ेगा। और जब आप कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल आप यूज करते हो तो आपका जो आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल समझ में आ गया कि यूजर के प्रॉम्प्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन को हमें ढूंढ के डालनी पड़ती है। और वो ढूंढने के लिए हमको डाटाबेस में भी जाना पड़ सकता है, एपीआई कॉल करनी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है आपका जो एप्लीकेशन में जिस जगह काम कर रहे हो, तो आपका आर्किटेक्ट वो डिसाइड करेगा कि ये डाटा कहाँ कहाँ से लेना है और किस माध्यम से लेना है। और वो डाटा आने के बाद उसको छांटना है, उसको आपको फिल्टर करना है, और आपको एक छोटा सा, कम से कम और मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट बना करके आपको ऐड करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका एक्यूरेसी इससे इंप्रूव हो रही है, हेलुसिनेशन रेड्यूस हो रहा है। हेलुसिनेशन का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट सेशन में, कि कभी कभी एआई क्या होता है, गलत जवाब देता है लेकिन 100% कॉन्फिडेंस से गलत जवाब देता है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। लिख के भी देता है 100% गारंटी, लेकिन वो काम नहीं करता कोड, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये हेलुसिनेशन ना हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, या फिर आपका जो बिजनेस नॉलेज है वो आप लेटेस्ट वाला यूज करें। यूज लेटेस्ट बिजनेस नॉलेज का मतलब क्या होता है? देखो, ये भी लेटेस्ट का मतलब होता है वर्जनिंग। आप अगर मान लो डाटा फैच कर रहे हो, जैसे एचआर पॉलिसी है। अब एचआर पॉलिसी कंपनी अगर 25 साल से 30 साल से चल रही है, तो उस समय की एचआर पॉलिसी आज भी चल रही है, गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 5 साल बाद पॉलिसी बदल गई हो, फिर 3 साल बाद बदल गई होगी, फिर अगले 4 साल बाद फिर बदल गई, तो उसकी वर्जनिंग चेंज होती है। तो पहली एचआर पॉलिसी वर्जन 1.0 था, लेकिन बाद में एचआर पॉलिसी में कुछ मतलब चेंजेस आए, अमेंडमेंट हुआ। तो वो जो चेंजेस हुआ, तो वर्जन 2 आ गया, फिर चेंजेस हुआ, वर्जन 3 आ गया। तो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल में हम क्या करते, लेटेस्ट वर्जन को उठाते। हमारे पास एचआर पॉलिसी के वर्जन है बहुत सारे, लेकिन हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वर्जन को उठा लेंगे, ताकि अभी जो हमारा जो कस्टमर है, यूजर है, वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से देंगे। तो लेटेस्ट बिजनेस नॉलेज आपका इसमें आ जाता है। प्रोवाइड सोर्स बेस्ड आंसर। सोर्स बेस्ड आंसर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप डाटाबेस से भी कॉन्टेक्ट उठा रहे हो, आप पॉलिसीज वगैरह आपने अगर मान लो वेक्टर डाटाबेस में रखा है तो वहां से भी आप उठा रहे हो। तो इस प्रकार से आपका जो सोर्स होता है ना, एग्जैक्ट, वो सोर्स आपका जो है प्रोवाइड कर रहा है, और उसके कारण आपका आंसर काफी एक्यूरेट रहेगा। तो जैसे ये एग्जांपल दिया है कि एम्प्लॉय अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट ट्रेवल रिम्बर्समेंट पॉलिसी। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर करंट भी वर्ड लगा दिया कि करंट ट्रेवल रिम्बर्समेंट पॉलिसी उसको जानना है। तो ये क्या करेगा, एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेगा। लेकिन एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर वर्जनिंग किया हुआ है तो लेटेस्ट वर्जन लेगा, एम्प्लॉय हैंडबुक उठाएगा, फिर ट्रेवल पॉलिसी रेपोजिटरी में जाकर के डाटा लेगा, वो भी जो भी लेटेस्ट होगा, और ये सबको कहाँ भेजेगा, एलएलएम के पास भेजेगा। तो एलएलएम उसको जो देगा वो बहुत ही करेक्ट आंसर देगा। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। तो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल का मतलब होता है कि यूजर प्रॉम्प्ट के साथ हमको कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है ताकि एलएलएम समझ सके कि उसे क्या जवाब देना है। उसको काफी एलएलएम को इजी हो जाता है एक्यूरेट आंसर देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। आर्किटेक्चर इसका सेम वही है, यूजर क्वेश्चन पूछा, क्वेरी प्रोसेसिंग हुई, रिट्रीवर गया, वेक्टर डेटाबेस में सर्च मारा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को रीड किया, कॉन्टेक्स्ट पैकेज बनाया, और ये कॉन्टेक्स्ट को एलएलएम को दे दिया। एलएलएम उसका एक्यूरेट आंसर दे दिया।
तो कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज कर सकते हो आप। मैंने बताया था एजोर एआई सर्च में सबसे पहले यूज करने का ट्राई किया था, तो मेरे को बहुत कॉस्टली लगा। बट आप ये थोड़े कम बजट के दूसरे और भी टेक्नोलॉजी है, फाइन फोन है, विवेट है, इलास्टिक सर्च है, एडब्ल्यूएस का बहुत ही फेमस है, और क्रोमा डीबी है। तो आप इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो बहुत मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी सेम, ये जो टीम रहेगी, जैसे डाटा इंजीनियर हो गए, एआई इंजीनियर हो गया, वेक्टर डीबी इंजीनियर हो गया, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सिक्योरिटी टीम, ये मिनिमम कम से कम हो सकती है अगर इस प्रकार का पैटर्न आप यूज करने जा रहे हो। अब इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन। तो इसके पहले जो था, जो कॉन्टेक्स्ट ला करके हम प्रॉम्प्ट में ऐड किए थे, ठीक है, तो हमारा यूजर का प्रॉम्प्ट, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो गया, और ये तीसरे नंबर पे हम आ गए प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन। प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन क्या काम कर रहा है पता है? आपके पास क्या है, यूजर का प्रॉम्प्ट है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट डाटा भी आ गया। अब आप एग्जैक्ट वो प्रॉम्प्ट बना रहे हो जो एग्जैक्ट एलएलएम के पास जाने वाला है, तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन। तो प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन जो रहता है, ये किस प्रकार का रहता है? तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है बहुत बेहतरीन, मैंने निकाला है यहाँ ढूंढ के, कि जैसे मान लो यहाँ पर एम्प्लॉय ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज अवर लीव पॉलिसी। इसने एक क्वेश्चन लिख करके एंटर कर दिया, लेकिन आप जो प्रॉम्प्ट बना रहे हो ना, उसमें आप क्या लिख रहे हो कि यूज एचआर पॉलिसी वर्जन 4.2। तो वो जो सर्च करके लाया कॉन्टेक्स्ट में जो भी डाटा होगा उसमें, जो लेटेस्ट वाला वर्जन अगर 4.2 है तो वही पॉलिसी को यूज करेगा। आंसर इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना है। मेंशन एनुअल लीव एंड सिक लीव, यानी कि दोनों को दे दो, एनुअल लीव और सिक लीव का डाटा। और यूज ओनली अप्रूव्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है, हो सकता है कि वहां पर कई ड्राफ्ट भी होगी, तो ऐसा नहीं कि ड्राफ्ट वाले को रीड करके ला लिया, तो अप्रूव्ड अगर उसको मिलता है, उसी में से उसको डाटा उठा के लाना है। और इस प्रकार से ये जो क्या होता है, ये प्रॉम्प्ट बन रहा है, और ये प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट बन रहा है, और इस प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत कुछ देखा जाता है कि ये जो प्रॉम्प्ट जब जाएगा एलएलएम के पास, तो आपका सबसे पहले खर्च होगा इन टोकन, इनपुट टोकन, और एलएलएम जब रिस्पॉन्स देगा तो होगा आउट टोकन। तो कई बार जब हम प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो ये प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट था एक्यूरेट आंसर, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया कि जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ, एक प्रॉम्प्ट हम छोटा सा भी लिख रहे हैं, तो ये 30 मतलब 3000 4000 टोकन को कंज्यूम कर रहा है इन टोकन। और रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स में भी कभी कभी 2000 3000 टोकन लग जाते हैं, तो ये फिर बहुत कॉस्टली पड़ने लग जाता है, तो इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो आगे मैं बताऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन का भी एक पॉइंट आएगा कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो प्रॉम्प्ट ऑगमेंटेशन में अगर हम देखेंगे तो सिंपल है, आपकी जो क्यूरी है उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल पहले हुआ, तो प्रॉम्प्ट बिल्डर, आपने फिर प्रॉम्प्ट बिल्डर बनाया, उस प्रॉम्प्ट में आपने रूल भी ऐड किया, इसको सिस्टम रूल बोलते हैं। तो सिस्टम रूल या बिजनेस रूल बोलते हैं, आप इसको ऐड करना रहता है, फिर ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट आपका तैयार हो जाता है, जो एग्जैक्ट एलएलएम को चले जाता है। तो आपका कॉन्टेक्स्ट भी इसमें है, आपने प्रॉम्प्ट को बिल्ड भी किया किसके द्वारा, बिजनेस रूल वगैरह ऐड करके, और आपने ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट बनाया पूरा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी शामिल है, और फिर जाकर के आपका एलएलएम कॉल होता है। तो ये एग्जैक्ट इसमें होते हैं, और इसमें यहाँ पर रोल्स है जो काम कर सकते हैं: एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, बिजनेस एसएमई, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट एंड यूए टीम। तो ये सब रोल्स मैं अलग से मैं सेशन लेने वाला हूँ, जहाँ जो नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर बहुत क्लियर समझ में आएगा। और अगर आप इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो प्रॉन्ट फ्लो करके एक टेक्नोलॉजी है, लैंग चेन सबसे ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है। अगर इंटरव्यूअर भी होगा तो वो सुनने की कोशिश करेगा कि तुमने लैंग चेन कभी यूज किया भी कि नहीं। सिमेंटिक कर्नल, ये आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि सिमेंटिक कर्नल में जाना है, लैंग चेन में जाना है, या लैंग ग्राफ में जाना है। अभी लास्ट टाइम मुझे काम मिला था तो उसने क्लियर बोल दिया था कि मुझे सिमेंटिक कर्नल यूज करके रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने सिमेंटिक कर्नल यूज किया था, और एक मैंने एजेंटिक एआई का बनाया था जिसमें मैंने लैंग चेन यूज किया था। तो ये हमें बनाने पड़ते हैं, फ्रेमवर्क यूज करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद आपका एक आता है एलएलएम इंटरेक्शन। एलएलएम इंटरेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर एंटरप्राइज एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद एलएलएम टू जनरेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यानी कि ये एक कम्युनिकेशन है जहां से एग्जैक्ट एलएलएम का कॉल जाता है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि कस्टमर ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा, माई पेमेंट फेल
ड्यूरिंग द चेकआउट। तो एलएलएम क्या करेगा? सबसे पहले इंटेंट को अंडरस्टैंड करेगा, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाइज करेगा बिलिंग इशू क्या है, या कौन सा इशू है, बिलिंग का है या कुछ और है। फिर उसके बाद जनरेट सपोर्ट रिस्पॉन्स करेगा और सजेस्ट ट्रबल शूटिंग स्टेप। तो वो दोनों देगा, एक तो आपको रिस्पॉन्स भी देगा और दूसरा आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी देगा कि भाई आपको इस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करना है हमारे एप्लीकेशन में। तो उसका स्टेप बता देगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एलएलएम इंटरेक्शन ये फाइनल स्टेज है जहां पर डायरेक्ट एलएलएम से बात होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, फिर आपका कंटेंट जनरेशन है क्योंकि ये रिस्पॉन्स देगा तुरंत, डिसीजन सपोर्ट है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है क्योंकि एलएलएम रीजनिंग भी करता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलएलएम यूज कर रहे हो। कुछ एलएलएम रीजनिंग में बहुत ही पावरफुल है और कुछ थोड़े कम है। और ये एलएलएम के नाम यहाँ पर है, जैसे जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड है, लामा है। तो अभी जो हम आर्किटेक्चर का फ्लो देख रहे हैं, इसके लास्ट स्टेप यहीं आके खत्म होता है। और जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होना है, कंटेंट जनरेट होना है, या जनरेशन वाली कोई भी चीज होगी, वो यहाँ से निकलेगी। तो ये आपके एलएलएम मॉडल ही है। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर क्या है? यूजर रिक्वेस्ट डालेगा, प्रॉम्प्ट बनेगा, एलएलएम गेटवे में जाएगा, फिर एलएलएम गेटवे में डिसाइड होगा कि जो प्रॉम्प्ट आया यूजर का, किस एलएलएम को भेजना है, जीपीटी को भेजना है, जेमिनी को भेजना है, या क्लाउड को। यानी कि मल्टी एलएलएम एप्लीकेशन जब आप बनाते हो, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, बहुत ही कम खर्चे में काम हो सकता है, तो आप बड़ा वाला मॉडल क्यों यूज करोगे? जैसे जीपीटी मिनी 4.1 लो कॉस्ट है, और जीपीटी 5.4 मिनी हाई कॉस्ट है। तो प्रॉम्प्ट देख करके आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप एलएलएम गेटवे बनाए हो, तो वहां से आप रिडायरेक्ट कर सकते हो कि ये प्रॉम्प्ट किस एलएलएम को जाना चाहिए। ये एक्चुअली में दो चीजों के लिए करते हैं, एक तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी करना पड़ता है, और दूसरा आपको सही रिजल्ट मिल सके, क्योंकि हर एलएलएम हर काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए किसी यूजर का रिक्वेस्ट है कि उसको इमेज जनरेट करना है, तो इमेज जनरेट करना है, तो ये जो यहाँ पर एलएलएम दिख रहा है, इसमें से हो सकता है कि इमेज जनरेट करने के लिए जीपीटी बहुत अच्छा क्वालिटी का करता हो, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ चले जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है, तो वो गेटवे डिसाइड करेगा कि इसको किसके पास भेजना है। तो ये आपको लेकिन आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है टूल कॉलिंग, जो मैं वहां पर बता रहा था। और आप लोग अगर कोपायलट, गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हो, या आप और भी दूसरे चैट एप्लीकेशन है जिससे आप कोड जनरेट करते हो, बग फिक्सिंग करते हो, तो वहां पर टूल कॉलिंग का इस्तेमाल होता है। टूल कॉलिंग के बिना एलएलएम कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप लोग इतना जानो कि एलएलएम जो है ना, उसके बाद एक रिक्वेस्ट आता है और रिस्पॉन्स देता है। लेकिन आप जब को पायलट को प्रॉम्प्ट दे देते हो, तो आप बैठ के देखते रहते हो, और वो बैठ के पूरा फाइल को रीड करेगा, मॉडिफाई करेगा, कुछ फाइल को डिलीट करेगा, डाटाबेस में से डाटा को चेक करेगा, सेलेक्ट क्वेरी मार के बहुत सारे काम करता है। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वो इस्तेमाल करता है टूल कॉलिंग। तो टूल कॉलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टूल्स इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो जब आप खुद एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पर आपका एलएलएम को कुछ काम करवाना है, तो आपको टूल कॉलिंग का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे एचआर कोपायलट आप बना रहे हो। एचआर कोपायलट में जब किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, और उससे रिलेटेड कोई डाटाबेस में पड़ा हुआ है, तो डाटाबेस में डायरेक्ट ना जा करके उसने क्या किया, एक एपीआई कॉल किया। और एपीआई कॉल करने से एपीआई क्या किया, डाटाबेस का डाटा ला करके दे दिया। तो जो एपीआई कॉल करने के लिए जो हमने बना के रखा है सिस्टम, सॉफ्टवेयर का वो पोर्शन, तो वो एक टूल है। तो ऐसे हमको अलग अलग बनाने पड़ते हैं जो अलग अलग टाइप का काम करते हैं। किसी लाइब्रेरी से जाके कोई डॉक्यूमेंट को रीड करके लाना होगा, या फिर कोई इमेज है उसमें से कोई टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ओसीआर सर्विस जिसको बोलते हैं। तो ओसीआर सर्विस का अपन छोटा सा टूल बना दिए, जब भी कोई इमेज अपलोड करेगा, वो जाके तुरंत उसका टेक्स्ट रीड कर लेगा। तो ये सारा टूल कॉलिंग में आता है। तो टूल कॉलिंग जो रहता है वो एक्चुअली क्या करता है, एलएलएम टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल सिस्टम। एलएलएम कहाँ पर है? एजोर सर्वर में। एक्चुअल में कहाँ है? डाटा सेंटर आपका यूएस वगैरह में होगा, या जहाँ भी होगा वहां पर एलएलएम डिप्लॉय है उनका, ट्रेंड एलएलएम की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये ट्रेंड एलएलएम वहां डिप्लॉय है। लेकिन आपके लैपटॉप के अंदर वो कोड कैसे जनरेट कर रहा है, मतलब चेंज कर पा रहा है ना, कोई भी बग वगैरह कैसे फिक्स कर पा रहा है, तो वो उसके लिए टूल कॉलिंग सिस्टम बना है। टूल कॉलिंग सिस्टम में वो मल्टीपल टूल्स को यूज करता है,
और फिर आपको काम करके दिखाता है। लेकिन डिसीजन एलएलएम का ही है। आपका टूल क्या करता है, सबसे पहले एनालाइज करता है आपके प्रोजेक्ट को, आपका फ्लो को, और वो डाटा को एलएलएम को भेजता है। फिर एलएलएम बोलता है कि भाई ये वाला पोर्शन को रीड करके भेजो। फिर वो जाके उसको रीड करता है, फिर भेजता है। तो देखोगे शुरू में कि वो रीडिंग चलते रहती है, बात ये फाइल रीड कर रहा है, ये फाइल रीड कर रहा है। तो उसको थिंकिंग बोलते हैं, एनालाइजिंग बोलते हैं, वर्ड आता है वहां पर। और उसके बाद फिर वो एक्शन लेना चालू करता है, चेंज करना चालू करता है। तो चेंज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन एलएलएम देता है कि कहाँ क्या चेंज करना है। लेकिन चेंज करने का काम टूल करता है। तो इसको टूल कॉलिंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एलएलएम एआई मॉडल टूल कॉलिंग के द्वारा आपके कंप्यूटर के अंदर कोई काम करने में सक्षम है। तो ये टूल कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन है, ऑटोमेशन है। मैं बताया ना, अपने आप बैठ गए चुपचाप और वो अपना काम कर रहा है, आपके बग को फिक्स कर रहा है, बार बार रन करके देख रहा है एप्लीकेशन। ये रन करने के कमांड वगैरह सब टूल कॉलिंग में आते हैं। फिर आपका एक्शन को एग्जीक्यूट भी करने का काम करता है। ये टूल कॉलिंग है, जिससे आप यूज कर सकते हो। तो एंटरप्राइज टूल्स रेडीमेड जो फेमस है, जैसे कि आउटलुक हो गया, एक्सचेंज हो गया, एसएपी हो गया, ईआरपी हो गया, सिक्वल डाटाबेस हो गया। ये टूल इसलिए कहला रहे क्योंकि एआई सिग्नल देगा, जैसे आपके चैट बोट को या आपके चैट को, तो वो इनको डायरेक्ट कॉल कर सकता है और इसमें डाटा को रिट्राइव कर सकता है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ह्यूमन अप्रूवल। अप्रूवल तो ह्यूमन अप्रूवल की क्यों जरूरत है? बहुत जरूरत है। आप जब कोई एआई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ह्यूमन अप्रूवल कहाँ पर रखना है। आप हर चीज ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन अप्रूवल एक बार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है कि क्रेडिट ऑफिसर रिव्यू रिकमेंडेशन। अगर मान लो कि कोई लोन का अप्रूव हो गया एआई के द्वारा, भाई एआई के द्वारा लोन अप्रूव हो गया तो क्या लोन मिल जाएगा डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में पैसा जाएगा? नहीं। तो कोई एक ऑफिसर होगा जो जाके एक बार रिव्यू करेगा, देन उसके बाद अप्रूव पे क्लिक करेगा। लेकिन हाँ, ये ऑफिसर का काम इजी कर दिया। ये इतना सारा डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, ये सब करेगा, तो उसको एक समरी दिखा देगा कि भाई ये इसका सिविल रिपोर्ट है, ये इसका सैलरी है, ये सब है। आप एक पेज, सिंगल पेज में हो सकता है दिखा दे, और वो उसको पढ़ के अप्रूव का बटन दबा सकता है। लेकिन ये ह्यूमन अप्रूवल बहुत जरूरी है। तो फिनांस में खास करके, सिक्योरिटी में, और बहुत सारी चीजों पे आपका ह्यूमन अप्रूवल होना जरूरी है। कंप्लायंस वगैरह जहाँ पर यूज हो रहा है, ह्यूमन अप्रूवल चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट है तो वहाँ भी ह्यूमन अप्रूवल चाहिए। एथिकल एआई, एक्सप्लेनेबिलिटी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है हम बोलते हैं कि ह्यूमन अप्रूवल हमें देना ही पड़ेगा, ताकि ये हमें मेंटेन कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट था। एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? थोड़ा सा टाइम हो रहा है, मैं 5 मिनट में और लगेगा मुझे। तो एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी आपने पहले पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। लेकिन एआई एसडीएलसी, इसमें केवल क्या होता है कि आपकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई। तो क्या एक्स्ट्रा आ गई? इसमें डाटा आ गया, इसमें मॉडल्स आ गए, इसमें एलएलएम आ गया, इसमें प्रॉम्प्ट आ गया और गवर्नेंस आ गया। तो ये जो चीज है नॉर्मल एसडीएलसी से एआई एसडीएलसी को डिफरेंट बनाती है। तो जब हम एआई के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हमें एआई एसडीएलसी को फॉलो करना है। आप नॉर्मल अभी तक जो वेब एप्लीकेशन बना रहे थे या विंडोज एप्लीकेशन बना रहे थे, आप केवल बोलते थे कि एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके स्टेप्स होते हैं, है ना, वो स्टेप्स को आप फॉलो करते हो। लेकिन एआई एसडीएलसी में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, इसलिए इसको एआई एसडीएलसी बोलते हैं। तो एआई एसडीएलसी से क्या फायदे होते हैं? आपका एआई सिस्टम जो है रिलायबल होगा, फास्टर डिप्लॉयमेंट बनेगा, बेटर गवर्नेंस हो जाएगा, रेड्यूस रिस्क रहेगा और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो आपको इसको यूज करना जरूरी है, एआई एसडीएलसी। तो एआई एसडीएलसी में आप देखोगे इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसमें आपको डाटा ऑप्स, एमएल ऑप्स, एलएलएम ऑप्स, प्रॉम्प्ट ऑप्स, ये आपको मिलते हैं। आपको मतलब इस प्रकार से आपको आगे बढ़ने रहते हैं। ये एक नए स्टेप है जो नॉर्मल एसडीएलसी में आपने शायद नहीं सुनोगे, यहाँ पर ये चीज आ गई। और इसके आप यहाँ पर फ्लो देखोगे कि रॉ डाटा जो है डाटा ऑप्स में जाता है। डाटा ऑप्स में डाटा इंजीनियर बैठा हुआ है, वो पाइपलाइन बनाता है। तो पाइपलाइन से वो मॉडल ट्रेनिंग में जाता है। मॉडल ट्रेनिंग होता है तो एमएल ऑप्स यानी कि मशीन लर्निंग का जो ऑपरेशनल हेड होता है, वो इसमें जो एमएल मॉडल है उसको डिप्लॉयमेंट का काम करता है। ये एमएल ऑप्स करता है इसका काम, डिप्लॉयमेंट का। फिर एलएलएम ऑप्स होता है। तो एलएलएम ऑप्स जो रहता है वो क्या करता है? प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट करता है।
प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि वो प्रॉम्प्ट का जो कॉन्टेक्स्ट जो बनाता है ना, तो उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है, एक्यूरेसी का ध्यान रखता है, टेस्टिंग का ध्यान रखता है, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख करके आपको करता है। प्रॉम्प्ट ऑपरेशन जो रहता है ना, ये पूरा काम करता है। फिर आपका बिजनेस यूजर, आपको वो डाटा मिलता है। तो ए आई एस डी एल सी में इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो यहाँ लिस्ट दी हुई है, इनका इस्तेमाल इसमें होना जरूरी है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डाटा ऑप्स क्या होता है एग्जैक्ट? तो डाटा ऑपरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डाटा ऑप्स। तो डाटा ऑप्स जो होता है, डाटा पाइपलाइन क्वालिटी गवर्नेंस को हैंडल करता है। तो यानी ये जो इंजीनियर होते हैं डाटा ऑप्स वाले, तो डाटा ऑप्स के जो इंजीनियर होते हैं उनका काम यही होता है कि भाई डाटा का पाइपलाइन बनाते हैं कि आपका डाटा कैसे आएगा, रॉ डाटा कैसे उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे वो डाटा आपके एलएलएम तक पहुंचेगा, ट्रेनिंग डाटा सेट कैसे बनेगा, और ये सब चीज़ों को इन्होंने रेडी करने का काम होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है कि डाटा को कलेक्ट करना, डाटे को क्लीन करना, डाटा का ट्रांसफॉर्म करना, डाटा का क्वालिटी मॉनिटरिंग करना, डाटा गवर्नेंस करना, और मेटा डाटा मैनेजमेंट करना। तो ये डाटा इंजीनियर जो होते हैं ना, डाटा ऑप्स बनते हैं, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फुलफिल करना होता है। तो पॉपुलर टूल इसमें जो जो यूज करते हैं, जैसे कि एजोर डाटा फैक्ट्री में बताया था, ये कॉमन टूल है। आप कोई भी आई एप्लीकेशन में बेसिक टूल जो बोलते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट होता है एजोर डाटा फैक्ट्री। और आपको एडवांस में जाना है तो डाटा ब्रिक्स हो गया, स्नोफ्लैक्स हो गया, अपेचे एयरफ्लो हो गया, और इन्फॉर्मेटिका। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एजोर में काम कर रहे हैं। आप एडब्ल्यूएस में कर रहे हैं, जीसीपी में कर रहे हो, आप ओरेकल में कर रहे हो, है ना? तो आप जैसे आप चेंज कर देते हो एनवायरमेंट, क्लाउड चेंज करते हो, तो ये टूल भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये टूल का इस्तेमाल कौन करता है? डाटा इंजीनियर करते हैं। तो डाटा सोर्स आपका एक होना चाहिए। ईटीएल और ईएलटी दो एक प्रोसेस होता है जिससे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डाटा लेक, जिसमें आप डाटा को कैप्चर करते हो। डाटा लेक मैंने बताया था कि पूरे एप्लीकेशन का डाटा किसी एक जगह कैप्चर हो रहा है, तो उसको डाटा लेक बोलते हैं। मतलब काफी बड़े सर्विस है एजोर की डाटा लेक, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आप स्टोर करते हो। डाटा वेयर हाउस, जिसमें 100% डाटा आकर के एक गोडाउन टाइप का होता है जिसमें डाटा डाल दिया जाता है, आर्काइव कर दिया जाता है। बाद में उसको रिट्राइव कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो। और इससे क्या होता है कि एनालिटिक्स भी काम होता है, और एआई का काम, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, एनोमली डिटेक्शन हो गया, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएल ऑफ, अभी आप अगर देखोगे ना तो वैकेंसी निकलते रहती है इसकी, एमएल ऑफ इंजीनियर की जरूरत है। तो ये मशीन लर्निंग ऑपरेशन होता है, जो एमएल मॉडल्स होते हैं ना, उसको डिप्लॉयमेंट करना, उसका ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, एक्यूरेसी चेक करना, है ना, ये पाइपलाइन बनाने का पूरा काम करते हैं एमएल ऑफ। तो अगर आपका एग्जैक्ट में एजेंटिक एआई में काम चल रहा है, या आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे, एक से ज्यादा मॉडल्स, एलएलएम मॉडल की जरूरत पड़ रही है, तो आपको एमएल ऑप्स इंजीनियर रखना पड़ता है, ना कि डेवऑप्स। अभी तक केवल एक ही होता था, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड मतलब डेवऑप्स इंजीनियर। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो कितने प्रकार के इंजीनियर थे। तो एमएल ऑप्स इंजीनियर की एक पोस्ट आती है। तो इसमें अगर कोई करियर बनाना चाहता है वो जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मॉडल को ट्रेनिंग करना, मॉडल को वैलिडेशन करना, डिप्लॉयमेंट करना, उसको मॉनिटरिंग करना, रिट्रेन करना, और वर्जनिंग कंट्रोल करना। तो ये सारा चीज उसको करना पड़ता है। तो जिस क्लाउड में अगर यूज कर रहा है, तो उस क्लाउड की सर्विस यूज करना रहेगा। ये एमएल ऑफ इंजीनियर हो गया। इसके पॉपुलर टूल्स जैसे कि एमएल फ्लो, क्यूब फ्लो, एजोर एमएल, वर्टेक्स एआई, एंड सेगमेकर। ये भी डिपेंड करता है, अगर एजोर में काम कर रहा है तो एजोर एमएल करके सर्विस है। वर्टेक्स एआई गूगल में अगर काम कर रहा है तो ये यूज करना होगा। तो ये अलग अलग टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, डिपेंडिंग करता है कि कौन से क्लाउड में काम करे। लेकिन एमएल ऑप्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा किसी भी क्लाउड में काम करे। तो ट्रेनिंग डाटा, मॉडल ट्रेनिंग, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, रिट्रेन, यानी ये पूरा एलएलएम है। एलएलएम का ट्रेनिंग से लेकर के डिप्लॉयमेंट के बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, और अगर वो ठीक से आंसर नहीं दे रहा है तो वापस से रिट्रेन करना। तो ये सारा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, एमएल ऑप्स इंजीनियर की होती है। फिर इसके बाद आपका आता है एल एल एम ऑप्स, यानी कि ये एल एल एम एल, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और उसका ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये जो इंजीनियर है, वो ज्यादातर काम जो रहेगा मॉडल्स का ऊपर ही काम करेगा, जैसे कि जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई का काम जैसे हो रहा है, या उसके पास एक से ज्यादा मॉडल्स है, तो वो उस पे काम करता है। तो वो क्या काम करेगा? जैसे नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट तो करेगा, मॉडल सिलेक्शन करेगा। मॉडल सिलेक्शन मतलब जैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए
या फिर यूजर क्या बोल रहा है, वीडियो बनाने बोल रहा है, इमेज बनाने बोल रहा है, या कोई वो एनालिटिक डाटा चाहता है या समराइज करना चाहता है, तो वो मॉडल सिलेक्शन के ऊपर काम करेगा, कौन से मॉडल सेलेक्ट होना चाहिए, इवेल्युएशन करेगा उसका, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे बताया ना कि कम खर्चा हो, टोकन कम से कम लगे, उसके ऊपर काम करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके दे, और मॉनिटरिंग करेगा कि सब मॉडल्स प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं, कोई डिले तो नहीं कर रहा है, कोई डाउन तो नहीं हो गया। ये सब की मॉनिटरिंग होगी, और कंप्लायंस को देखेगा कि आपका कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो बाहर नहीं जाना चाहिए, या ऐसे एलएलएम को भेज रहे जो डाटा आपके रीजन से बाहर चला गया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये सबको चेक करना। तो इसमें आपका जैसे कि नॉलेज बेस्ड जीपीटी, रिस्पॉन्स क्वालिटी एंड टोकन कंजम्पशन, ये सब जो है मैनेज कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलएलएम ऑफ इंजीनियर। और इसमें टूल जो होते हैं जैसे कि लैंग स्मिथ, प्रॉन्ट फ्लो, एजोर एआई स्टूडियो, वर्टेक्स एआई और फोनिक्स, तो इन टूल का इस्तेमाल करता है। ये भी डिपेंड करता है कि किस क्लाउड में वो काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये ले लेता है। फिर आपका था प्रॉम्प्ट ऑफ। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने बताया था, एक सेशन भी मेरा बना हुआ है। लेकिन प्रॉम्प्ट ऑफ इंजीनियर होते हैं ये, एक्चुअली प्रॉम्प्ट के ऊपर ही काम करते हैं, ये इंजीनियर ही उसी के। इनका पूरा काम है कि 24 घंटे बाद वो प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेंगे, और उसको टेस्टिंग करेंगे ना। तो इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। तो ये सब चीजें, उसका वर्जन कंट्रोल करना, टेस्ट करना, ऑप्टिमाइज करना, गवर्न करना, तो ये सारा काम इसका रहता है, जो कंटिन्यू इसमें काम करते रहता है। तो अगर मान लो कोई प्रॉम्प्ट अगर पुअर है, तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स भी पुअर होगा। अगर प्रॉम्प्ट गुड है, तो उसका रिस्पॉन्स भी जो रहेगा गुड रहेगा, या फिर आपके बिजनेस के जो चाहिए वो रिस्पॉन्स आपको ला करके देगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रॉम्प्ट को डिजाइन करना। प्रॉम्प्ट का डिजाइन का मतलब, जो मैं बताया ना कि एक प्रॉम्प्ट जो रहता है किस प्रकार से लिखा जाता है कि जिससे उसका आंसर एक्यूरेट मिले, और किसी कारण से आंसर नहीं दे पाए तो क्या बताए, और टोकन कम से कम यूज होना चाहिए। प्रॉम्प्ट की टेस्टिंग करना कि प्रॉम्प्ट की एक्यूरेसी कितनी है, ये भी चेक करना। वर्जन कंट्रोल करना। देखो प्रॉम्प्ट जो है ना, अगर मान लो कि जैसे एक इंजीनियर आया, उसने काफी अच्छा काम किया 6 महीने तक, और उसने प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छी से ऑप्टिमाइज कर दिया, फिर अचानक मैं आ गया, तो मैं जब काम करूंगा तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, वो एक वर्जन 1 बन जाएगा, मैं वर्जन 2 पे काम करूंगा। फिर उसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वर्जन 3 पे काम करेगा, तो वो जो प्रॉम्प्ट है वो और अच्छा होते जा रहा है, और वर्जन बढ़ते जा रहा है उसका, तो वर्जनिंग कंट्रोल करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो रही है ना, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कर रहा है पूरा, और गवर्नेंस कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति करियर बनाना चाहता है प्रॉम्प्ट ऑप्स इंजीनियर बन के, तो वो बना सकता है। और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया हुआ है, तो जैसे किस प्रकार से दिया जाता है कि देखो, यू आर ए एच आर असिस्टेंट, ये मैं इंटरनल सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, आप लोग टाइप करते हैं तो भी ऐसा करो। बट अगर मैं जब अगर कोई डिजाइन कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो जब मैं बताया ना कि प्रॉम्प्ट बनाता हूँ मैं, तो प्रॉम्प्ट में ऐसा मेरे को डालना पड़ता है, यू आर ए एच आर असिस्टेंट, यूज ओनली अप्रूव्ड एच आर पॉलिसी, एक्सप्लेन लीव पॉलिसी इन सिंपल लैंग्वेज। ये देखो मैंने क्या बनाया है, बिजनेस रूल। फिर इसके बाद बोला कि मेंशन एनुअल लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव, यानी तीनों डाटा आपको देना है। फिर इसमें लिख दिया, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, से इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड इन एचआर पॉलिसी। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो गलत जवाब नहीं देना है, सीधा मना कर देना है कि एचआर पॉलिसी में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये प्रॉम्प्ट हमको बनाने पड़ते हैं एज ए इंजीनियर। ये अंदर C# में काम कर रहे हो या पाइथन में काम कर रहे हो, तो अंदर आपको ये कहीं स्टोर करके रखने पड़ते हैं फाइल्स वगैरह में, वहां से ले करके आपको ये बना करके फिर एलएलएम को भेजना रहता है। तो ये आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। तो ये लास्ट स्लाइड आपका है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज डाला हूँ कि एआई एसडीएलसी मैच्योरिटी जर्नी। तो ये जो मेन इसके जो पिलर थे ना, जैसे कि डाटा ऑप्स हो गया, एमएल ऑप्स हो गया, एलएलएम ऑप्स हो गया, प्रॉम्प्ट ऑप्स हो गया, तब आपको बिजनेस वैल्यू आपको मिलती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डेवऑप्स मैनेज डाटा, एमएल ऑप्स मैनेज मॉडल, एलएलएम ऑप्स मैनेज जनरेटिव एआई, एंड प्रॉम्प्ट ऑप्स मैनेज द प्रॉम्प्ट, टुगेदर दे फॉर्म द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ एंटरप्राइज एआई। तो आप अगर एंटरप्राइज एआई का एप्लीकेशन बना रहे हो, एंटरप्राइज ग्रेड पे बना रहे हो, ग्लोबली आपका वो एप्लीकेशन चलने वाला है, आपको डेफिनेटली ये सारे इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, सारी टीम आपको चाहिए, एक इंजीनियर नहीं, टीम चाहिए। तब जा करके आपका एंटरप्राइज एआई का प्रोडक्ट तैयार होता है,
जो मार्केट में आता है, या आप बोल सकते हैं चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं, आप क्लाउड यूज कर रहे हो एंथ्रोपिक का, तो डेफिनेटली आप जब कंपनी में जाके देखोगे आपको ये टीम मिलेगी, और हर टीम में कई इंजीनियर होंगे, जूनियर जूनियर होंगे, सीनियर होंगे, आर्किटेक्ट लेवल पे होंगे, लेकिन ये टीम आपको डेफिनेटली मिलेगी, तब जाके एक बड़ा एआई का एप्लीकेशन बनता है। तो मैं वो चीज़ बताया इसमें कि आप खुद का चैट जीपीटी कैसे बनाओगे, क्लाउड कैसे बनाओगे, या कोई ऐसे नया एआई का प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो हमको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो थैंक यू टीम, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं।